ओके। हम लोग स्टार्ट करें पेपर पैटर्न से। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि FA1 और FA2 का काफ़ी सिमिलर पेपर पैटर्न है और काफ़ी आसान पेपर इसके ऊपर होता है अगर ओवरऑल देखा जाए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें क्लियर हों तो मोस्टली जो है स्टूडेंट्स आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर आपको 50 MCQs आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर, और हर MCQ जो होता है आपका 2 मार्क्स ईच का होता है। ठीक है। तो टोटल जो आपका पेपर है वो बन जाता है 100 मार्क्स का। ठीक है। जो आगे सेक्शन वाइज मार्किंग आएगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पेपर्स हैं वो आपके आगे जाके हो जाते हैं F3 के अंदर, F4 F5 ऑनवर्ड्स आपके थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सेक्शन हैं, बट इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही सेक्शन है, 50 MCQs हैं आपके 2 मार्क्स के। पेपर आपका 100 मार्क्स के, जो आपको अलाउड हैं आवर्स वो हैं 2 आवर्स। ठीक है। और जैसे कि आप लोग वाकिफ़ ही हैं, CBE होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है जी। अब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं स्टार्ट करवाता हूँ FA1 FA2 कोई भी सब्जेक्ट, इवन F7 की भी आप बात कर लें, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को जो है बेसिक डबल एंट्री से वाकिफ़ करता हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेसिक डबल एंट्री क्लियर नहीं है स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो आगे भी टॉपिक्स में काफ़ी स्ट्रगल करता है। सही है। तो हम लोग ऐसे डिज़ाइन करेंगे, जो हमारा प्रोग्रेस है वो ऐसे होगी कि डबल एंट्री पे हमारा बहुत फोकस होगा। ठीक है, शुरू से ही। और डबल एंट्री पे फोकस होगा तो बाकी भी टॉपिक्स इंशाल्लाह क्लियर होंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसके सराउंडिंग में डबल एंट्री पे ही बेस्ड हैं सारे। सही है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल एंट्री, फिर दो तीन चीज़ें और भी मैंने आपको बतानी है यहाँ पे, बट सबसे पहले वील डिस्कस डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। अब देखें, डबल एंट्री बुक कीपिंग का मैंने एक बहुत आसान सा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, समझने वाला। एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर इसमें चीज़ें लर्निंग वाली हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता समझने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे डबल एंट्री एक्सपैंड होती जाती है, आगे और टॉपिक्स आते जाते हैं, नॉन करंट एसेट आता है, ट्रांजैक्शंस की एंट्री आती हैं, टी अकाउंट्स आते हैं, लाइबिलिटीज़ आती हैं, ये एसेट्स आते हैं, इक्विटी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, वो उसमें समझने वाली चीज़ है। बट यहाँ पे ज़्यादातर लर्निंग बेस्ड चीज़ है। ठीक है। मैं बेसिकली चीज़ों को पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड करूं जो हमारे अकाउंटिंग वर्ल्ड में होती हैं। ठीक है, आपने पहले सुना भी होगा इनको। एक मैं नाम दे रहा हूँ ग्रुप 1, एंड वन ग्रुप आई एम नेमिंग ग्रुप 2। सही है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मैंने इनको क्यों डिवाइड किया, उसका एक मकसद है, अभी आपको समझ आ जाएगी। ग्रुप 1 में मैं तीन चार चीज़ों का नाम लिख रहा हूँ, इनका ट्रीटमेंट अलग है, और ग्रुप 2 वाली की चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है। ग्रुप 1 में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहला है एसेट्स, फिर हमारे पास हैं एक्सपेंसेस, और फिर हमारे पास आते हैं जी परचेजेस। ठीक है। एसेट्स, एक्सपेंसेस और परचेजेस, ये तीनों चीज़ें हमारी ग्रुप 1 के अंदर ट्रीट होती हैं। सही है। इनकी इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजीज भी अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के अंदर। बट आपने याद ये रखना है कि ग्रुप 1 के अंदर डेबिट जो है हमेशा इंक्रीज होता है। सही है। और क्रेडिट जो है हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही है। मतलब कि जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन, हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे दो तीन सवाल इस लेक्चर के अंदर, जब भी एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। ठीक है। जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। सेम विद एक्सपेंसेस एंड परचेजेस, सबके साथ सेम है। ठीक है। अब ग्रुप 2 में मैं तीन चार डिफरेंट चीज़ें लिख रहा हूँ क्योंकि इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। पहली चीज़ इसके अंदर आती है लाइबिलिटीज। ठीक है जी, लाइबिलिटीज हैं। उसके बाद हमारे आता है कैपिटल। कैपिटल, कोई भी इन्वेस्टमेंट ओनर की तरफ से बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा कोई भी सेल या किसी भी टाइप की इनकम जो होती है, ये ग्रुप 2 के ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर ट्रीट होती है। ठीक है। अब इन दोनों में ऑपोजिट का फर्क है। वहाँ पे डेबिट इंक्रीज था, क्रेडिट डिक्रीज था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेबिट जो है वो डिक्रीज है। सही है। और क्रेडिट जो है दैट इज इंक्रीज। क्रेडिट इज इंक्रीज एंड डेबिट इज डिक्रीज। तो ये दोनों इनके अंदर फर्क है। सही है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ग्रुप 1 के अंदर एसेट, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ये तीन वर्ड्स हैं। इनका इंक्रीज जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज जो है वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। सही है। एंड ग्रुप 2 में लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल, सेल्स, इनकम, इस तरह की सारी चीज़ें, ये डेबिट पे डिक्रीज होती हैं और क्रेडिट पे इंक्रीज होती हैं। तो दोनों में ऑपोजिट का फर्क है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। सही जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपको कंफर्म कर दें, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, अब बात आपको क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एसेट्स का समझाऊंगा।
ठीक है, एसिड्स हम पहले डिस्कस करते हैं। अब एसिड्स की भी मैंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ डिज़ाइन की हुई है, जो कि बुक में भी आपको सिमिलर इस तरह की मिलेगी, बट एक चीज़ मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि हम जो सारे मोस्टली कॉन्सेप्ट्स हैं इस तरह, जैसे मैं अभी वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह करेंगे। ठीक है, वाइट बोर्ड पे कुछ टीचर इस तरह करते हैं कि वो डायरेक्टली बुक पे ले चलते हैं, बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट एक तरह से बोर भी हो जाता है और क्लासेस इंटरेक्टिव नहीं बनती, राइट। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको वाइट बोर्ड पे अपने कॉन्सेप्ट से आसान लफ्जों में सब चीज़ें समझाऊं, ठीक है। और तमाम जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ हमारी यहीं पे डिस्कस हों। यस, अगर कोई थ्योरेटिकल चीज़ है तो उसके लिए हम इंशाल्लाह बुक पे ही रेफर करेंगे, ठीक है। अब एसिड्स की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको फिर वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, ठीक है। अब एसिड जो है ये होता है एनी आइटम, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय एन एंटिटी which results in economic benefits to be generated over its useful life, ठीक है। सबसे जो बेस्ट सूट करती है ना डेफिनेशन एसिड्स को, वो ये डेफिनेशन, ठीक है। अब एक चीज मैं पहले से आपको बताता जाऊं कि हमने डेफिनेशन को समझना है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। हमने इसका किसी तरह रटा नहीं मारना, हमने इसको याद करके नहीं जाना एग्जाम में, हमने इसको समझ के जाना है, ठीक है। मेरा मोटिव भी यही होगा कि मैं किसी चीज को आपको याद करवाने की कोशिश ना करूँ, समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब एसिड्स के अंदर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि रिसोर्स, एनी रिसोर्स, कोई भी बिजनेस की असासा, एसिड्स को उर्दू में असासा कहते हैं, ठीक है। अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड एंड ओन, मतलब कि कंपनी के पास उसकी कंट्रोलेबिलिटी भी होनी चाहिए और ओनरशिप भी होनी चाहिए। इस बात पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने लीजिंग का वर्ड सुना होगा, ठीक है, लीजिंग या फिर कार हायर जिस तरह का होता है, राइट। उसमें ये होता है कि, या फिर बैंक फाइनेंसिंग का आपने वर्ड सुना होगा, उसमें ये होता है कि बैंक आपको गाड़ी दे देता है, लेकिन जब तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करें या जब तक आप उसकी हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट्स पे करें, तब तक गाड़ी आपके नाम नहीं होती, राइट। वो बैंक के नाम पे रहती है और एज इट इज आप बैंक के नाम पे उसको यूज करते रहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका प्रॉपर एसेट वो नहीं है, क्योंकि ना आपके पास उसका कंट्रोल, कंट्रोल कुछ हद तक होगा, बट ओनरशिप तो किसी तरह नहीं है हमारे पास, राइट। हमारे कंपनी के पास ओनरशिप किसी तरह नहीं है। सेम लीज में भी ऐसे ही होता है। लीज में क्या होता है कि कोई जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई भी चीज़ आपने लीज पे ले ली मशीन, उसकी आप लीज पेमेंट्स पे कर रहे हैं, मतलब कि किस्तों पे आपने चीज़ खरीद लिया। तो दैट मीन्स अभी तक आपके पास उसके पास आपकी उसके पास ओनरशिप नहीं आई गाड़ी की, राइट। कंट्रोल आप कुछ हद तक कर रहे हैं लेकिन फुली नहीं कर रहे, और ओनरशिप भी आपके पास नहीं है, आपके नाम पे नहीं है वो मशीन या गाड़ी, कुछ भी, ठीक है। तो एसेट दैट इज अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड और ओन, मतलब कि कंट्रोलेबिलिटी ओनरशिप दोनों चीज़ें एंटिटी के पास होने चाहिए बाय एन एंटिटी विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बेसिकली मतलब है मनी, ठीक है, पैसे या फिर प्रॉफिट किसी भी तरह के, ठीक है। इसको आसान लफ्जों में मनी या प्रॉफिट कहते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स में इसको क्या कहते हैं, मनी या फिर प्रॉफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, सॉरी, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी जनरेटेड, मतलब ये एसेट हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉफिट जनरेट करेगा, राइट, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होगी, आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के नाम का, ठीक है। तो तब आपको ये फर्दर समझ आ जाएगी, सही है। तो एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे रिसोर्स जो कि कंट्रोल और ओन दोनों एंटिटी के पास है उसका, ठीक है। और उससे क्या रिजल्ट होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पैसे, प्रॉफिट हमारी कंपनी में इनफ्लो होता है। वो इनफ्लो कैसे होएगा, मशीन में हम रॉ मटेरियल डालेंगे, मशीन फिनिश गुड प्रोड्यूस करेगी, फिनिश गुड हम कस्टमर को बेचेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे, मशीन हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, ठीक है, सही है। अब एसेट्स जो हैं बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स, इसका एक पूरा चैप्टर है, यहाँ जस्ट मैं इंट्रोडक्शन एक दे रहा हूँ, ठीक है। एसेट्स को एक कहते हैं करंट एसेट्स और एक हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर है, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स वो वाले हैं जो कि मोर देन 12 मंथ्स के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट होते हैं या हमें बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कार है, ठीक है, वैन है, बिल्डिंग, मशीनरी,
हैवी इक्विपमेंट, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है, करंट एसेट्स की अभी मैं एग्जांपल नहीं बता रहा, वो हम इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स में आपको थोड़े से बताता हूँ, इन्वेंट्री होती है, जैसे हमारा स्टॉक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल, ये तमाम चीज़ें हमारी करंट एसेट्स में आती हैं। ठीक है, तो ये एसेट्स की हमने अच्छी खासी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। क्लियर है जी आपको यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एसेट्स के बाद जो हम चीज़ डिस्कस करें उसका नाम है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की भी कोई डेफिनेशन होगी, आप लोग पूछ रहे होंगे, तो इसकी एक हद तक डेफिनेशन आप समझ लें तो बेहतर है, क्योंकि कहते तो इसको यही है कि खर्चा है, राइट। लेकिन एक इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, कि एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फॉर ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, और ऑन एनी रिपेयर्स और फिक्सचर्स। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी एनी अमाउंट ऑफ मनी आपने या तो बिजनेस के ऑपरेशंस पे स्पेंड किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, बिजली का बिल है, ठीक है, गैस का बिल है, इस तरह की सारी चीज़ें, हीटिंग एक्सपेंस हैं, या तो आपने ऑपरेशंस पे स्पेंड किए, या फिर किसी टाइप के रिपेयर्स, अगर बिजनेस में कुछ टूट जाता है, कोई टेबल डैमेज हो गया, कोई कंप्यूटर डैमेज हो गया, ठीक है, डेटाबेस हमारी डैमेज होगी, उसको रिपेयर करने के लिए हमें इंजीनियर्स बुलाने पड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। परचेजेस आपको पता है क्या होता है? ठीक है, परचेज को यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने रॉ मटेरियल परचेज की हो, जो आगे जाके या तो प्रोसेस हो या फिर आगे जाके आप उन्हीं को बेच दें। ठीक है, रॉ मटेरियल दो टाइप के होते हैं, परचेजेस दो टाइप की होती हैं, या तो रॉ मटेरियल आप परचेज कर लें, या फिर सस्ता सामान लेके महंगा बेच दें अपना लोगो लगा के, जो कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, ठीक है, रिटेल बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं लाइबिलिटी पे। ठीक है, लाइबिलिटी की यहाँ पे बहुत अहम डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे एसेट की इंपॉर्टेंट थी, लाइबिलिटी की भी इंपॉर्टेंट है। अब लाइबिलिटी की भी यहाँ पे एक डेफिनेशन आसान सी मैंने क्रिएट की हुई है। सो लाइबिलिटी है अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी आउटफ्लोड। सही है। अब इसकी बहुत मज़ेदार डेफिनेशन है, इसको वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं कि हमने याद नहीं करना, इसको समझना है। ठीक है, अब लाइबिलिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? उधार। राइट, लाइबिलिटी को आसान उर्दू लफ्ज़ों में हम उधार कहते हैं, या किसी की अमानत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसको डिस्कस करते हैं। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी की अमानत या आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना, वी आर ऑब्लाइज टू रिटर्न दिस अमाउंट। ऑब्लाइज से वर्ड आया हमारा ऑब्लिगेशन। सही है, तो अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपके ऊपर अभी इस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बर्डन है, एक बोझ है, किसी को हो सकता है पैसे वापस करने का। ठीक है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, ये किस वजह से आई होगी? किसी पास्ट इवेंट की वजह से। अब पास्ट इवेंट का यहाँ क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, 5 ईयर्स पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैंक से लोन लिया, या एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो उस 5 साल पहले बैंक से लोन लेना एक पास्ट इवेंट है, क्योंकि अगर 5 साल पहले उस कंपनी ने बैंक से लोन ना लिया होता तो ये लाइबिलिटी आती ही ना, राइट, ये ऑब्लिगेशन अराइज ही ना होती। तो इसका ये मतलब है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसीलिए अराइज हुई है क्योंकि एक पास्ट इवेंट ही क्रिएट हुआ होगा, विच विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगेन वही वाली बात ऊपर, मनी या फिर प्रॉफिट, टू बी आउटफ्लोड, किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके इस पास्ट इवेंट और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की वजह से आउटफ्लो होंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, कैश बाहर जाएगा, क्रेडिट होएगा। ओके, तो ये लाइबिलिटी की एग्जांपल है। अब सिमिलरली लाइबिलिटी में भी हमारी दो टाइप्स होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, एंड साथ ही साथ करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। सही है, नॉन करंट लाइबिलिटीज अगेन वो होती हैं, नॉन करंट का जहाँ भी लफ्ज है ना, आपने समझ जाना है कि ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, मतलब 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, और करंट का जहाँ लफ्ज है आपने समझ जाना है लेस देन 12 मंथ्स, ये करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी की मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि बैंक लोन, आपने 5 साल का बैंक लोन ले लिया, 5 ईयर्स,
10 ईयर्स, जितनी मर्जी सालों का आपने लियो, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए बस, क्योंकि 12 मंथ से ज़्यादा वाली इसमें खसूसियत है नॉन करंट में। ठीक है। करंट लाइबिलिटी की भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्रूवल्स। इसके ऊपर भी एक पूरा हमारा चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे एक्रूवल के ऊपर। ठीक है। ओवरड्राफ्ट वो होता है जब आपका बैंक बैलेंस माइनस के अंदर चला जाता है, तो ये भी एक तरह से लोन ही होता है, जिसमें इंटरेस्ट सूद जो है उसके अंदर हमें देना पड़ता है बैंक को। ठीक है। पेबल्स भी ऐसे ही हैं। पेबल्स क्या होते हैं कि आपने, पेबल्स बेसिकली क्रेडिट परचेजेस से जुड़े होते हैं। आपने एक सप्लायर से क्रेडिट परचेज कर ली, ठीक है, आपने सामान खरीदा, लेकिन आपने कहा कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा। सही है। तो पेमेंट बाद में करना, इसका क्या मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी है। अब बार बार हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रिमाइंड करवाएंगी कि हमने उनको पेमेंट वापस करनी है, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये भी पेबल्स ही ट्रीट होगा, ये क्रेडिट परचेज में आता है। ऊपर करंट एसेट्स में एक एग्जांपल थी रिसीवेबल्स, वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिसीवेबल्स। ठीक है। और रिसीवेबल्स किससे आती है? क्रेडिट सेल से आती है। आपने किसी को सामान बेचा, परचेज नहीं किया, किसी को बेचा, और कस्टमर ने कहा कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, बाद में करूँगा। ठीक है। तो उस कस्टमर का आपकी बुक्स में रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है जी, अभी तक बात समझ आ रही है आपको? कंफर्म कर दें, चीज़ें क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया, कैपिटल भी साथ ही कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनी इन्वेस्टमेंट डन बाय ओनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप के पैसे अगर ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। सही है। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई ना आपको, कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स इनकम, ये तमाम चीज़ें, ये ग्रुप 2 की आइटम्स हैं। इसमें आपने ट्रीटमेंट याद रखना है कि इन तमाम का जो इंक्रीज है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। और उनका डिक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। सही है। सिमिलरली ग्रुप 1 में जो एसेट्स और एक्सपेंसेस परचेज हमारे हमने डिस्कस की थी, वो डेबिट पे इंक्रीज होएगा और क्रेडिट पे डिक्रीज होएगा। सही है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स मैं इंशाल्लाह आपको क्लास के बाद सेंड कर भी दूंगा, अगर आपने नोट नहीं किए, नो इशू। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब आपने पहले सुना होगा इसका नाम, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अब देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब कि इसका आसान आसान मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता ये है कि आप लोग समझते होंगे, अगर थोड़ा सा मतलब कि एक बंदे का बिजनेस माइंड हो तो समझ जाता है बात, कि जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं ना, तमाम असासे जो हैं, कार, वैन, बिल्डिंग, पैसे, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, तमाम चीज़ें जो एसेट्स हैं हमारे, जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी हैं, वो दो चीज़ों से बने होते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट, बिजनेस फाइनेंस किससे होता है? या तो कैपिटल से, या तो ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट से, या फिर लाइबिलिटी से, मतलब कि बैंक से आपने लोन ले लिया, उधार ले लिया किसी से बिजनेस में यूज करने के लिए। तो एसेट्स बनते किससे? कैपिटल और लाइबिलिटी का मिलाप से। ठीक है। अब कैपिटल में जो है ना, बेसिकली सिर्फ ओनर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इसके अंदर शेयर्स भी आ सकते हैं, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। शेयर्स आपने देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में जो फ्लोट होते हैं, ठीक है, जो कोई भी पब्लिक खरीद सकती है, लिस्टेड कंपनीज के। ठीक है। तो इन दोनों के मिलाप से जो है एसेट्स बनते हैं। ठीक है। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि लाइबिलिटीज की जो परसेंटेज है बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनकी एसेट्स जो है 70% लाइबिलिटी से फाइनेंस्ड है, और 30% कैपिटल से, ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस्ड है। तो इनके लिए बहुत रिस्की चीज़ है ये, वेरी रिस्की, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक रीपेमेंट का जो ऑब्लिगेशन है वो बार बार उनके ऊपर अराइज हो रही होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज तो रीपे करनी होती है ना, कैपिटल तो रीपे नहीं करना होता। शेयर्स जो हैं, ओनर का कैपिटल जो है वो एक दफ़ा लग गया बिजनेस पे तो लग गया, वो वापस तो नहीं इसको मिलेगा, राइट। लेकिन लाइबिलिटीज जब बिजनेस ले ले तो फिर उसको वापस भी करना पड़ता है। तो लाइबिलिटीज जो है वो अमूमन ज़्यादा रिस्की हैं कैपिटल से।
तो इसकी परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। इस रिलेशन को बेसिकली कहते हैं हम लोग, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, गियरिंग। ठीक है, इसके अंदर भी एक चैप्टर है FA2 के अंदर भी, लास्ट के टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन वाला, जिसमें हम रेशोज पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं गियरिंग रेशो, कि आपकी लाइबिलिटीज आपकी कैपिटल के कितने परसेंट है। ये जितना ज़्यादा है उतना नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आपने सुना भी होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना हमारी, जिसको हम SOFP कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट बेस्ड इस पे है। हम पहले सारे एसेट्स लिखते हैं, फिर तमाम कैपिटल लिखते हैं और तमाम लाइबिलिटीज लिखते हैं लाइन बाय लाइन बेसिस पे। फिर तमाम जो एसेट्स हैं ना, उनका इक्वल, हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटीज के। इन दोनों का सम जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज का एसेट्स के इक्वल होना चाहिए हमेशा। तो ये भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसकी भी डिस्कशन कर लेंगे। सही जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, ठीक है, मैं आपको क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको एक सीक्वेंस, या पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस है ना हमारा, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस तरह रिकॉर्ड होती हैं, उसका सीक्वेंस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक वर्ड है, जिसको मैं कह रहा हूँ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, ये हमारी 7 तरह की बुक्स होती हैं, इन 7 के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सेल्स डे बुक, फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न डे बुक। ठीक है, फिर हमारे पास परचेज डे बुक, फिर परचेज रिटर्न डे बुक, फिर कैश बुक। ठीक है, फिर हमारे पास है पेटी कैश बुक, और आखिरकार हमारे पास है जर्नल। ठीक है, अब बेसिकली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मकसद ये है कि जो भी हम एंट्रीज करते हैं ट्रांजैक्शंस की, वो प्राइम एंट्री का मतलब है कि सबसे पहले जो एंट्री है ना, जब ट्रांजैक्शन कोई होती है, सबसे पहले हम एंट्री इसके अंदर डालते हैं, इन बुक्स के अंदर। डिपेंडिंग कि वो सेल्स है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, कुछ भी है। सही है, तो हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर सबसे पहले रिकॉर्डिंग करती हैं जैसी ट्रांजैक्शन इनकर होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, कि हम लोग इनकी डबल एंट्रीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पास अ, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी सारी चीज़ें, इसमें इसके बाद हम डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, जो भी है। ठीक है, जो अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डबल एंट्री बुक कीपिंग। जब डबल एंट्री बन जाती है, तो थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, कि उनके टी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, टी अकाउंट्स जब हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो तमाम बैलेंस हैं इसके, वो कहाँ चले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये चले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस का भी एक चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे। जब वो ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं, उसके बाद ये हमें देखना पड़ता है कि डेबिट क्रेडिट सेम है, कोई मसला तो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं दोनों। अगर कोई, बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक एरर चेकिंग डिवाइस होती है, ये गलतियों को चेक करती है। ठीक है, अगर यहाँ तक सारा मामला ठीक है, उसके बाद हम लोग जो सही वाले बैलेंसेज हैं उनको एक तरह से रिफाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ले जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट तरह की हैं, जैसे ऊपर मैंने नाम लिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तमाम जो बैलेंसेज हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस था हमारा छोटा सा 4-5 स्टेप्स का। ठीक है, आप इससे वाकिफ़ भी होंगे आई थिंक। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, फाइनली एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स, और फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है,
ओके जी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना दिया, ठीक है। सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों ने पहले डबल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। और डबल एंट्रीज के बाद हमने टी अकाउंट्स इसके स्केच करने हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इसको करना शुरू करते हैं। सारी चीज़ें मैं वही यूज़ करूंगा जो ऊपर हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पढ़ी हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोगों को वो क्लियर होंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर वो आपको क्लियर है कि कौन सी चीज़ कौन से इंक्रीज पे डेबिट होती है, डिक्रीज पे क्रेडिट होती है, ठीक है। कौन सी चीज़ ग्रुप 1 की है, कौन सी चीज़ ग्रुप 2 की है, तो अगर वो चीज़ आपको क्लियर होगी, फिर आपके लिए डबल एंट्री बिल्कुल एक पीस ऑफ केक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी क्रिएट करते हैं हम लोग डबल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन 1 की हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ट्रांजैक्शन 1 के अंदर अगर इसको गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद $5,000 इन कैश। अब यहाँ से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि मिस्टर ए ने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, कैश में इन्वेस्ट किया उसने। तो दैट मीन्स मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कैपिटल की एंट्री आ रही है, क्योंकि कैपिटल अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है ओनर की तरफ से बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह बनेगी। अब मैं ऊपर वाली ही चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। आपको याद है कैपिटल किस चीज़ की आइटम थी, किस ग्रुप की आइटम थी? ग्रुप 2 की ना, राइट। और ग्रुप 2 की तमाम चीज़ें क्रेडिट पे इंक्रीज होती हैं और डेबिट पे डिक्रीज होती हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट लिख दूंगा कैपिटल में। अब क्रेडिट कैपिटल मैंने क्यों लिखा? बिकॉज कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है यहाँ पे, सही है। और ऑन दी अदर साइड डेबिट में यहाँ क्या करूंगा, डेबिट में कर दूंगा कैश। अब दोनों की कितनी अमाउंट्स हैं, 5,000 एंड 5,000। तो ये हमारी कैपिटल की एंट्री है। हमेशा याद रखें, कभी भी कैपिटल डेबिट नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है हम कि हम मतलब कैपिटल निकाल रहे हैं। निकालने की एक ऑप्शन होती है, इसको ड्राइंग्स कहते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। कैश हमारे पास आ रहा है बिजनेस के अंदर, इसीलिए हम डेबिट कैश कर रहे हैं, क्योंकि कैश यहाँ पे बढ़ रहा है। कैश बढ़ता है तो ग्रुप 1 की आइटम है, इसलिए यहाँ पे डेबिट होता है। ओके, सही है। अब सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड में वो कह रहा है कि मिस्टर ए परचेज गुड्स वर्थ $1,000 फ्रॉम सप्लायर इन कैश। अब जो भी ट्रांजैक्शन आपने पढ़नी है ना, उसके दो इफेक्ट्स देखने हैं, हमेशा दो इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट देखना है डेबिट का, दूसरा इफेक्ट देखना है क्रेडिट का, ठीक है। अब पहला इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज का। मुझे समझ ये आ रही है कि यहाँ पे परचेजेस हो रही हैं, राइट। तो डेबिट में यहाँ पे क्या करूँगा, परचेज। अब डेबिट परचेज मैंने क्यों किया? बिकॉज अभी अभी हमने ग्रुप 1 की आइटम्स में पढ़ा है, एसेट, एक्सपेंसेस एंड परचेजेस, ये तीनों चीज़ें जब भी इंक्रीज करती हैं तो डेबिट होती हैं, राइट, ऐसे ही है। अब एक चीज़ तो परचेज ऊपर जा रही है, हमने गुड्स सामान परचेज कर लिए, ठीक है, कितने के, $1,000 के। दूसरी यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि कैश हम पे कर रहे हैं सप्लायर को, उसी वक्त सप्लायर को हम कैश पे कर रहे हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड हमारा क्या होगा कि कैश डिक्रीज करेगा। कैश किस चीज़ की आइटम है, ग्रुप 1 की है ना, राइट। दैट मीन्स क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे कैश, कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से, 1,000 से, ठीक है। तो डेबिट परचेज 1,000, क्रेडिट कैश 1,000। सही जी, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अच्छा। अब नंबर 3 देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $2,000 टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे दो क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? पहले तो यहाँ पे सेल्स हो रही है मुझे लगता है, क्योंकि मिस्टर ए यहाँ पे सेल्स करें, गुड्स सेल करें, परचेज नहीं करें, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स कर देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है ग्रुप 2 के अंदर कि सेल्स क्रेडिट पे इंक्रीज होती हैं और डेबिट पे डिक्रीज होती हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी के साथ आती है ना, लाइबिलिटी, सेल्स, इनकम, कैपिटल, ये तमाम चीज़ें क्रेडिट पे इंक्रीज करती हैं। सो सेल्स में लिख दूंगा क्रेडिट 2,000। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है उस वक्त, या कस्टमर ने ये कहा है कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, राइट, उन्होंने नहीं, ये कहा बाद है ना। में एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा है कि हम बाद में अकाउंट पेमेंट करेंगे। रिसीवेबल। तो हम डेबिट यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट हम कर देंगे रिसीवेबल्स, रिसीवेबल हम कर देंगे डेबिट 2,000 से, क्योंकि हमारी एंट्री हुई है क्रेडिट पे, कस्टमर्स ने कहा कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। सिमिलरली ट्रांजैक्शन 4 देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन 4 में क्या हो रहा है कि मिस्टर ए परचेज अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर $1,500 इन कैश। अब यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या हो रहा है कि नॉन करंट एसेट एक परचेज कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप्स, ये तमाम बड़ी चीज़ें होती हैं, 1 साल से ज़्यादा चलती हैं ना, राइट। दैट मीन्स ये नॉन करंट एसेट है। तो डेबिट हम कर देंगे कंप्यूटर सिस्टम को, इसका नाम लिख देंगे,
नॉन करंट एसेट का। और पेमेंट किससे हो रही है? कैश पे उसी वक्त हो रही है, दैट्स वाई हम क्रेडिट कर देंगे कैश को। सही है। 1500 एंड 1500। सही जी, ठीक है। ये हमने तमाम डबल एंट्रीज क्रिएट कर ली वेरी इजीली। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि डबल एंट्रीज तो हो गई हैं, टी अकाउंट्स अभी बनाने बाकी हैं। ओके। अब टी अकाउंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि कितने टी अकाउंट्स बनाने हैं। कैश है, कैपिटल है, परचेज है। कैश ऑलरेडी बना हुआ है। और फिर है जी रिसीवेबल्स, सेल्स और कंप्यूटर सिस्टम। तो 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स बनाने हैं हमने। ओके। 6 अकाउंट्स हमारे बन गए। ठीक है। सबसे पहले अकाउंट का नाम है कैश। देन हमारे पास है कैपिटल। ठीक है। फिर हम इसको परचेज लिख देते हैं। एंड फिर हमारे पास रिसीवेबल्स, सेल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। रिसीवेबल्स, सेल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। ये 6 अकाउंट हमारे बन गए टी अकाउंट्स। अब सिंपली हमने क्या करना है, क्योंकि जब डबल एंट्रीज में सारी मेहनत हमारी लग गई है, तो सिंपली हमने टी अकाउंट्स में उन जो ऊपर डेबिट क्रेडिट किए वो यहाँ पे पोस्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है। तो डेबिट कैश यहाँ पे कितना है? 5000। ये 5000 से डेबिट हो गया कैश। ये तो आपको पता है कि ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है हर अकाउंट की। राइट। तो 5000 हो गया डेबिट। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है दूसरी साइड पर, राइट। तो 5000 कैपिटल हो गया क्रेडिट। सही है, पहली एंट्री कंप्लीट होगी। अब सेकंड पे डेबिट परचेज है 1000 से, तो परचेज को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। सही है। क्रेडिट कैश है 1000 से, क्योंकि कैश पे हमने खरीदे हैं। तो 1000 क्रेडिट कैश भी हो गया, ये भी क्रिएट होगी। थर्ड वाली हमारे पास है रिसीवेबल्स, 2000 से डेबिट है, सेल्स भी 2000 से क्रेडिट है। तो रिसीवेबल को 2000 से डेबिट कर दिया, और सेल्स को 2000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और लास्ट हमारी एंट्री क्या है कि डेबिट कंप्यूटर सिस्टम 1500 और क्रेडिट कैश 1500। तो ये हो गया 1500 डेबिट, और कैश हमने कर दिया 1500 क्रेडिट। सही जी, ये तमाम एंट्रीज हमारी होगी, कंप्लीट होगी। अब एक ही स्टेप पीछे रह गया कि हम लोगों ने अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करना है। मैं आपको समझा देता हूँ बैलेंस किस तरह करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि हैवियर साइड ढूंढनी होती है। डेबिट क्रेडिट में से हैवियर साइड कौन सी है? तो कैश अकाउंट सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट में मुझे डेबिट साइड हैवी लग रही है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 5000 है, क्रेडिट का 2500 है। राइट। तो मैं 5000 को पहले दोनों साइड्स के टोटल पे लिख दूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, 5000 एंड 5000। ठीक है। अब डिफरेंस जहाँ पे हमारे पास आ रहा है उसको हम कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी लिखते हैं हम। ठीक है। सीडी का मतलब कैरिड डाउन। और जब ये अगले पीरियड में जाएगा तो ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट जब अगला महीना अगला साल बनेगा कैश का, तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा, मतलब कि इतना कैश हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? 5000 में से ये दोनों माइनस कर दें तो 2500 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। ये हमारा कैरिड डाउन बैलेंस है। और ये जो तमाम कैरिड डाउन बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी कहते हैं इनको, ये कहाँ चले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये वाली चीज़। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंसेस जाके फिर हम इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनली ले जाएंगे। ठीक है जी, सही है। अब सिमिलरली कैपिटल का भी ऐसे ही है। यहाँ पे एक ही साइड हैवी है तो 5000, और यहाँ भी 5000। ठीक है। तो हमारे जो डिफरेंस वाली साइड है, जो जीरो साइड है, जहाँ पे कम बैलेंस आ रहा है, वहाँ पे हम कैरी डाउन क्रिएट करके 5000 यहाँ पे लिख देंगे। परचेज में भी ऐसे ही है, 1000 और 1000, यहाँ पे कैरी डाउन करके 1000। ठीक है। रिसीवेबल्स में भी ऐसे ही है, 2000। अब आपने याद रखना है, आपने हैवियर साइड यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये डिफरेंस वाली साइड है, यहाँ पे कैरी डाउन क्रिएट हो जाएगा 2000 का। ठीक है। सेल्स में भी ऐसे ही है, 2000 और 2000, कैरी डाउन हो गया 2000 का। ठीक है। कंप्यूटर में भी ऐसी है 1500 का, और यहाँ पे हो गया 1500। तो जो खाली साइड है वो ये वाली है, तो कैरी डाउन मैंने क्रिएट कर दिया 1500 का। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कंफर्म कर दें काइंडली।